हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार है। सुक्खू सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में अगली दिशा सरकार की क्या रहने वाली है, अब तक सरकार क्या कर पाई है, आम जन के लिए बड़े बड़े दावे किए गए कि ये जनता की सरकार है, आम जन की सरकार है। खास तौर पे सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर है, लेकिन क्या अब तक धरातल पर उतर पाया है? कांग्रेस की सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां थी, आज उनके क्या हालात हैं? तमाम सवाल हैं और इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं आप अपने 3 साल के कार्यकाल को? इन 3 साल की उपलब्धियों की अगर बात करें तो 5 बड़ी ऐसी बातें जो जनता के लिए हों। देखिए, सबसे पहले तो 40 साल से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको बदला गया जी। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। व्यवस्था परिवर्तन किसको कहते हैं? व्यवस्था परिवर्तन उसको कहते हैं कि जो पुराने ढर्रे से जो नियम कानून के द्वारा सरकार चलाई जाती थी। जब मैंने पहली मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले अधिकारियों की बैठक ली, उसके बाद फिर मैंने बैठक ली, तो अधिकारी मुझे कहते थे कि ये नियम है, ये व्यवस्था है। आम आदमी तक जनता हमारी सरकार की योजनाएं पहुँचे, उसमें कई नियम कानून आड़े आते थे। अब शिक्षा में हमने बहुत चेंजिंग करनी थी, तो हमने उसमें व्यवस्था परिवर्तन किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी, गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर थे, आज हम 5वें नंबर पर आए। एक डायरेक्टरेट किया, एलिमेंट्री को ख़त्म किया, स्कूल ऑफ एजुकेशन बनाया, तो ये व्यवस्था परिवर्तन के कारण हुआ। आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने की बात आती थी। कहा जाता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपया मिलता है, 20,000 राज्य सरकार देती है, पर 1,50,000 में एक कमरा तक नहीं बनता। मैंने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये नियम है, ये कानून है और यही व्यवस्था है। मैंने सबसे ज़्यादा आपदा राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिया, जो कि 8 लाख के करीब है। हेल्थ सेक्टर में आज भी हमारे प्रीमियम हॉस्पिटल्स है, उसमें 19 साल पुरानी MRI है, 20-20 साल पुराने एक्सरे है, उससे इलाज कैसे होगा? 10 लाख लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के इलाज करवाने के लिए बाहर के राज्य में जाते हैं। 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। इन सब चीज़ों को हमने सोचा, किसी ने मांग नहीं की। ये हमारे जीवन में जो घटित हुआ उसको हमने पाया। आज एम्स के बराबर की मशीनें हम यहाँ लगा रहे हैं और 1 साल में सभी मेडिकल कॉलेज में 5 मेडिकल कॉलेज में हमारे जो है, जिसमें टांडा है, IGMC है, नेरचौक है और हमीरपुर है और चमियाना है, हम 1 साल के अंदर एम्स के स्तर का हम ये मेडिकल कॉलेज को बना देंगे। रोबोटिक सर्जरी भी आपने जो है वो रोबोटिक्स शुरू की। रोबोटिक्स क्या फायदे उसके अभी तक क्या जो ऑपरेशन 1 साल में 100 होते थे, वो 2 महीने में रोबोटिक सर्जरी से 100 ऑपरेशन हो गए। तो 1-1 साल की डेट मिलती थी। एक्यूरेसी बहुत है, बहुत क्लियर उससे ऑपरेशंस होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है मुख्यमंत्री जी कि बहुत से CHC, PHC और ये जो निचले स्तर के जो जनता को लाभ देने के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनमें अभी तक कमी जो है वो अभी देखी जा रही है। पूरी तरह से वो फंक्शनल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ एक जगह नहीं, यहाँ आप गलत है। आप फील्ड में जाइए, हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोल दिया गया है, जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाए गए। तो हर एक विधानसभा क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाए गए। ये हमारी सरकार द्वारा किया गया है। और CHC और PHCs में भी अब डॉक्टरों की उपलब्धता करवाई गई है। अभी हमने 200 डॉक्टरों की नियुक्ति की है और 200 डॉक्टरों के और इंटरव्यू होने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हमारी सरकार की प्रथम प्राथमिकताओं में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर आपने अपनी बात की थी और पिछले कुछ समय में ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे हार्ड डिसीजन जो है वो सरकार ने लिए हैं जिसके ऊपर लोगों को एतराज़ भी था, लेकिन आप कहते हैं कि वो फायदे का सौदा है और दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से पानी था, बीजेपी की सरकार के समय में पानी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो दिया जा रहा था, फ्री दिया जा रहा था। आपने जो है उसके ऊपर कटौती की, फिर 125 यूनिट बिजली जो है वो दी जा रही थी, आपने उसके ऊपर जो है वो कट लगाया और आपने कहा कि इनकम टैक्स जो लोग पेयर हैं उनको ये चीज़ें जो है वो फ्री नहीं देनी चाहिए। रेवड़ियाँ जो है वो उस समय बांटी गई, आपने ये बात कही, तो आज उसका फ़ायदा जो है वो नज़र आता है कहीं? नहीं, मैंने कटौती नहीं की। मैंने अनुरोध किया था, उससे 30,000 लोगों ने, 30,000 परिवारों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ी। और दूसरा, अभी भी 125 यूनिट पर मीटर हम बिजली की सब्सिडी दे रहे हैं। अगर एक परिवार ने 5 मीटर भी लगाया तो भी उसको सब्सिडी मिल रही है। तो उसको रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है।
और जो पानी है, पानी हिमाचल प्रदेश का जो है उसका धोन बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है और राज्य सरकार को उस संपदा का कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि जब रॉ मटेरियल पानी है और रॉ मटेरियल से बिजली पैदा होती है, पानी से बिजली पैदा होती है, जब प्रोजेक्ट फ्री हो जाते हैं तो उसकी फ्री रॉयल्टी को 12% से बढ़ाकर 50% किया जाए और 40 साल बाद प्रोजेक्ट हिमाचल के लोगों को वापस किया जाए। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़नी है और जो संपदा लुटा दी जाती है उसको रोकना भी मेरा दायित्व है और मैं इस दिशा में काफ़ी कठोरता से आगे बढ़ा हूँ और मेरा मानना है कि उसका हमारे को राज्य सरकार को फ़ायदा भी हुआ। वाइल्ड फ्लावर हॉल हमने जीता, जीएसडब्ल्यू से 18% की रॉयल्टी हमने जीती, तो कई चीज़ों का हमको इसमें फ़ायदा भी हो रहा है। जो अर्थव्यवस्था थी, ये कहा जा रहा था कि बदहाल अर्थव्यवस्था थी और लगातार आपकी सरकार की तरफ से, या आपने खुद भी बयान जो है वो इस तरह के दिए कि जो पिछली सरकार थी उसने ये खजाना जो है वो पूरी तरह से लुटाया, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप बात कहते हैं। आज क्या हालात हैं? क्या पिछले 3 साल में जो चुनौतियों का सामना आपने किया, आपकी सरकार ने किया, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर कितना काम जो है वो अभी तक हुआ है? देखिए, बहुत अच्छी बात की। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हमने 2,500 करोड़ रुपया अतिरिक्त राजस्व पहली बार 40 साल के इतिहास में पहली बार हमने राज्य सरकार के राजस्व में लाया है। ये नीतियों के कारण हुआ, सही सोच के कारण हुआ, ईमानदारी और पारदर्शिता से हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 75,000 करोड़ का कर्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ के गई। 75,000 के बाद 10,000 करोड़ की प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की एरियर की लायबिलिटी 6th पे कमीशन की हम पर छोड़ के गई। मुझे आज खुशी है कि 3 साल बाद हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा अपने प्रदेश को, जिसको कि 50,000 करोड़ रुपया कम मिला है, 3 आपदाओं का सामना करना पड़ा है, फिर भी हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और 2027 का जो हमारा संकल्प है, जो हम जनसंकल्प रैली में कल कहने भी जाएंगे, उसके तहत हमें 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है। ये एक उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। आप आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के साथ जो है वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, इस तरह की बात आप कह रहे हैं। वाटर सेस लगाने की बात की जा रही थी, लेकिन जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट्स हैं, वो इस चीज़ को गलत ठहराया उन्होंने। तो एक बड़ी अड़चन नहीं आप देख रहे हैं कि आप कुछ गलत नहीं ठहराया, उसका हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने उसमें कहा और मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम उस केस को जीतेंगे। तो इससे फायदा होगा अपनी तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का फायदा साल का होगा। इसके अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर और क्या विजन है सरकार का, क्या करना जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको बंद किया, जैसे कि शराब के ठेकों की नीलामी में 4 साल में 450 करोड़ रुपए आया। 4 साल में हमारे 1 साल में शराब के ठेकों की नीलामी की हमने, उसका 450 करोड़ आया। बीजेपी ने 4.5 साल में ठेकों को रिन्यू करके, नीलाम नहीं करके, रिन्यू करके 10% के रिन्यू पर 450 करोड़ रुपये 4 साल में कमाया, हमने 1 साल में कमाया। ऐसी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके कारण हम उसको, उस चोरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपने बहुत सख्त निर्णय जो है वो कई फील्ड्स में आपने लिए हैं, जिसका विरोध भी लगातार किया गया। जनता के बीच में छवि जो है उसको खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए आरोप जो है वो भी आपने लगाए कि सोशल मीडिया पे बीजेपी जो है वो गलत तरीके से सरकार का प्रचार कर रही है और दुष्प्रचार के कारण जो है वो छवि धूमिल हो रही है। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है, इसके पीछे मंशा आखिरकार क्या हो सकती है? बीजेपी ने अपने, बीजेपी का जो मुख्यालय चक्कर शिमला में है, उसमें 20 लोग बैठाए हुए हैं। उसमें छोटी छोटी बात को भी लेकर सोशल मीडिया से छवि को दागदार करने की कोशिश की जाती है। मेरा ये मानना है कि हमें ईमानदारी से अपने काम को करना है और मैं ईमानदारी और पारदर्शिता से अपने काम कर रहा हूँ। बीजेपी को ये डर लगता है कि अभी तक भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे पर वो सरकार को घेरने में सफल नहीं रहे हैं, ना ऐसा कोई भ्रष्टाचार मैंने अपनी सरकार में होने दिया है। तो मुद्दे क्या है? तो मुद्दे कुछ नहीं है। कभी भगवान के नाम पर वो राजनीतिक बात करने लग जाते हैं, कभी नॉन वेजिटेरियन के नाम पर बात करने लग जाते हैं। ये सब चीज़ें, मुद्दे उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो मेरे खिलाफ चलाती रहती है, व्यक्तिगत तौर से चलाती रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों का हमें सामना करना है और इस चुनौती की भी सामना करके आगे बढ़ना है। अब आपने ये बात कही, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि अभी हाल ही में जो
बीजेपी की बड़ी रैली वहां पर जोरावर में हुई, धर्मशाला में, उसमें भी जन आक्रोश रैली में बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये कहा, जिस तरह से अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि एक सोफे के ऊपर जो है वो पैक हो जाएगी कांग्रेस आने वाले चुनावों में। जयराम ठाकुर ये बात कह रहे हैं कि एक ऑल्टो के अंदर फिट हो जाएगी पूरी की पूरी कांग्रेस। किस तरह से देख रहे हैं आप उनके इन बयानों को? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भूल गए, जब लोकसभा का चुनाव था तो वो सरकार बनाने की बात करते थे। जयराम ठाकुर जी ने तो ये कहा था कि अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता था। और देखिए, जब बुद्धि मारी जाती है तो 3 आज़ाद उम्मीदवारों से भी इन्होंने इस्तीफा करवा दिए थे कि हमारी सरकार बन रही है और ये है, और राजभवन में चले गए थे सरकार बनाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2027 में 52 सीटर वोल्वो में बैठकर हम आएंगे, और जो आप कल्पना कर रहे हैं वो पीछे भी आपने जो भविष्यवाणी की थी वो उसका भी पता है। और जो अनुराग ठाकुर जी सोफे में बैठने की बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी को ये पूछा जाना चाहिए कि 20 साल में आपने केंद्र में मंत्री रहते हुए भी क्या किया। आप सिर्फ बातों और भाषणों से नहीं चुनाव जीते, व्यक्तिगत धरातल पर बताइए आपने क्या किया। तो ये चीज़ें कहना कि सोफे में बैठना और अल्टो आना, ये तो भविष्य में हिमाचल की जनता तय करेगी, हिमाचल के देवी देवता तय करेंगे कि किसकी सरकार बनानी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 52 सीटर वोल्वो में 2027 में हम बैठ कर आएंगे। अच्छा, इसके अलावा बेरोजगारों का एक बहुत बड़े सवाल है उनके। बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी के साथ साथ लाइब्रेरी में पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं। उनकी उम्र नहीं, जो है अब वो बहुत निकल पोस्टें निकल गई है, राज्य चयन आयोग से पोस्टें निकल गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन से पुलिस के टेस्ट हमने 1200 लोगों को लगाया, पटवारी की भर्तियां हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट्स में 300 पोस्टें आ गई है, असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज है, टीजीटी मेडिकल की पोस्टें, टीजीटी नॉन मेडिकल की पोस्टें, और भी बड़ी भरी पोस्टें आ रही है। तो अब बच्चे उसकी तैयारी करें और अपने एग्जाम दें, यही मैं कहना चाहता हूँ। था बहुत ज़रूरी है ये लेना। कांग्रेस गारंटियों के ऊपर जो है वो अपनी सत्ता बनाई थी, यहाँ पर सत्ता में आई थी। बीजेपी विपक्ष जो है वो लगातार ये बात कह रहे हैं, नेता ये बात कह रहे हैं कि गारंटियां जो है वो अधूरी पूरी हुई हैं जो अभी तक हुई हैं, और बहुत सी गारंटियां जो हैं वो अभी पूरी भी नहीं हो पा रही हैं, और आगे भी कोई चांस नहीं है कि अगले 2 साल में भी पूरी हो पाए। देखो, हमने 6 गारंटियों को पूरा कर दिया। सबसे बड़ी गारंटी उसमें 10 में से ओपीएस थी, जिसको हमने पूरा कर दिया जी। और दूसरा, वो हमने मानवीय दृष्टिकोण देखा, मैंने राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं देखा। राजनीतिक दृष्टिकोण देखना होता तो मैं 2027 में ओपीएस लागू करता। ओपीएस लगाने के बाद केंद्र सरकार ने हमारा 1600 करोड़ का एडिशनल बजट बंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों के हाथ में पैसा है, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ओपीएस दिया गया। दूसरा, जो 1500 की बात करते हैं, उसकी पहली स्टेज में 35,000 लोगों को हमने 1500 रुपये दे दिया, और जो 2,86,000 महिलाएं थी जिन्हें 1100 रुपये मिलता था, उनको भी बढ़ा के हमने 1500 कर दिया। तो पहली स्टेज हमारी पूरी होगी। दूसरी स्टेज में और हम 1500 रुपये देंगे, और जहाँ तक 300 यूनिट बिजली की बात है, एक परिवार 500 यूनिट फ्री बिजली ले रहा है, क्योंकि 125 यूनिट बिजली अगर उसके 1 मीटर में मिल रही है तो कईयों ने 4-4 मीटर भी लगाए हैं। तो उसको भी रैशनलाइजेशन करने की बात है। जिसको 300 यूनिट की जरूरत होगी उसको हम 300 यूनिट देंगे। तो 2 साल का आपका आखिरी इन 2 सालों में हम अपनी शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करेंगे, हेल्थ के सेक्टर को मजबूत करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, टूरिज्म को मजबूत करेंगे, सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। इन्हीं फील्डों में हम कार्य करेंगे और बहुत तेजी से कार्य करेंगे। कांग्रेस का संगठन अभी 1-1.5 साल तक जो है वो वर्किंग नहीं रहा। नहीं, अब नए अध्यक्ष बन गए। कोई फर्क देखते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि नए अध्यक्ष बन गए, अब नए अध्यक्ष तेजी से काम करेगा और उसका फायदा हमें बहुत होगा। सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले 2 साल के विजन के लिए भी। तो ये थे ठाकुर सुखविंदर सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी गारंटियों को लेकर प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में गारंटियां पूरी की जाएंगी। इसके साथ साथ रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, ये सभी सुविधाओं को लेकर जो है आम जन के ऊपर जो है एक बड़े कार्यक्रम के स्तर पर जो है वो आगे बातें की जा रही हैं, और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आत्मनिर्भर हिमाचल जो है वो हिमाचल अब बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।